हेलो बच्चों, कैसे हैं? दून डिफेंस एकेडमी डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं संदीप वर्मा, सीनियर मैथमेटिक्स फैकल्टी अब दून डिफेंस एकेडमी। आज का जो हमारा एजेंडा है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ाएंगे और क्या डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आइए आप सब लोग। आपको मेरी वॉइस क्लियर हो रही है सब लोगों को? एक बार आप कमेंट्स कर दें, वॉइस क्लियर हो रही है? ऑल थिंग्स आर ओके? ओके, फाइन। तो बेटा, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने देखा कि एग्जाम से पहले या एग्जाम से बाद में बच्चों का एक सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम एरिया है, कहते हैं सर कट ऑफ क्या आएगा, इस बार का कट ऑफ क्या होगा। ये कट ऑफ का प्रॉब्लम उनको हमेशा चलता रहता है। तो आज हम उसको 10 मिनट का, 5 से 10 मिनट का एक कट ऑफ एनालिसिस पे आपको एक क्राइटेरिया बताएंगे कि कट ऑफ कैसे बनता है, कि कट ऑफ क्या है। इससे आपको पेपर देने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है। और दूसरा, आप जानते हैं कि जैसे कि मैथमेटिक्स का सेशन मैं लेने आया हूँ, तो 5-7 मिनट का ये सेशन रहेगा। इसके बाद मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऐसे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सब लोग आ जाएं। पहले पहले हमारा स्टेप रहेगा एनडीए कट ऑफ एनालिसिस पे। हम थोड़ा सा डिटेल देंगे, जिससे जो नए बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, जो बच्चे पढ़ते हैं क्लासरूम में, उनको सारा कुछ यहाँ पर बताया जाता है, क्या है, कैसे है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल एनडीए जानते हैं या कुछ जानते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं जानते। तो थोड़ा बहुत उन नए बच्चों के लिए हम नॉलेज लेके आए हैं कि एनडीए कट ऑफ क्या है, पेपर का क्राइटेरिया क्या होता है। जैसा पिछले वीडियो में मैंने पेपर करने का तरीका बताया था, आज ये कट ऑफ एनालिसिस पे हम थोड़ा सा 10 मिनट इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन है एनडीए कट ऑफ। 5 to 10 मिनट्स लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं। और लास्ट तक जुड़े रहे। मैथमेटिक्स के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लेके आएंगे। आपका एग्जाम भी बहुत पास लगा हुआ है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ठीक है बेटा। तो एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस कट ऑफ एनालिसिस पे आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा क्राइटेरिया क्लियर हो जाए। राइट बेटा। देखिए क्या होता है, जो हमारी यूपीएससी है, वो डिसाइड करती है कुछ फॉलोइंग ये फैक्टर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करती है यूपीएससी कि हमारा जो पेपर है उसका कट ऑफ कैसे बनाया जाए। इसके जो मेजर फैक्टर्स हैं, वो कुछ मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। जैसे पहला मेजर फैक्टर है आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द क्वेश्चंस। कट ऑफ जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन इजी आया तो कट ऑफ उस पर डिपेंड करेगा कि हाई जाएगा, या टफ आया तो लो जाएगा। ये पहला एक फैक्टर है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन पे कट ऑफ आपका डिपेंड करता है। कुछ और फैक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट है। और एक तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स इंट्रोल हुए हैं पेपर देने के लिए। ये दो तीन फैक्टर्स हैं। और एक ये चौथा पॉइंट जो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि आपने देखा मार्किंग स्कीमा, मार्किंग स्कीम। तो यहाँ पर एक ये जो स्टार लगा हुआ है, ये पॉइंट इसको समझिएगा। ये यूपीएससी डिसाइड करता है कि हमारा एवरी सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का कट ऑफ, किसी ईयर उसने 20% लिए हैं उनके कमीशन ने, किसी ईयर 25% लिए हैं, किसी ईयर 30 लिए हैं, और किसी ईयर 35 भी आ सकता है। ये सारे फैक्टर को हम काउंट करके डिसाइड करता है यूपीएससी एनडीए कट ऑफ। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हर साल आता है कि सर इस बार हमारे इतने मार्क्स आए, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, सर कट ऑफ क्या जा रहा है। पेपर के बाद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बच्चे पूछते रहते हैं। जो पिछले मैं 10 साल से यहाँ पर टीच कर रहा हूँ एनडीए, तो जो भी मैंने यहाँ पर नॉलेज लिया, बच्चों की क्वेरीज सुनी, उसके अकॉर्डिंग एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि कट ऑफ्स क्या है। तो उसमें थोड़ा सा 5 से 7 मिनट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वापस मैं मैथमेटिक्स के सेशन में 5 मिनट बाद आऊंगा। तो आप इसको अभी देखते रहें, ये आपको पेपर देने में बहुत मदद करेगा बेटा, प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। ये यूपीएससी डिसाइड करता है कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है, जो कुछ नए बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या कैसे पेपर है, क्राइटेरिया तो हल्का बेसिक्स उनको बताना है
कि हमारे जो रिटन एग्ज़ाम है, 2 पेपर होते हैं। पहला मैथ्स का जो हमारा 120 क्वेश्चन देता है, जो हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो हमारा टोटल मार्क्स बनता है 300। दूसरा है जनरल एबिलिटी टेस्ट गेट, जो 150 क्वेश्चन देता है और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितना बनता है 600 मार्क्स। तो अगर हम टोटल देखें तो हमारा जो रिटन एग्जाम है वो 900 का होता है। और एसएसबी दूसरा एक और है एसएसबी, वो भी 900 का। तो टोटल जो होता है वो 1800 है। लेकिन आज हम एसएसबी वाले पार्ट पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं रिटन एग्जाम पे। तो 900 के कट ऑफ क्या है, कैसे बनता है, ये जो मैंने स्टार लगाया है, अभी आपने पीछे वाली स्लाइड आपने देखी, उसने आपको क्या बताया कि ये मेजर फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारा ये कट ऑफ बनता है। इसीलिए मैंने स्टार बनाया कि अभी तो आपका पेपर जो 6 तारीख को है, उसका हमारे यहाँ की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, सारे टीचर्स हैं, अभी उस पे रिसर्च करेंगे कि पेपर का फैक्टर कैसे आया, कि ईज़ी आया या टिपिकल आया। दूसरा जीएटी की पूरी टीम डिस्कस करेगी पेपर इजी आया या टिपिकल आया। उसके अकॉर्डिंग ये सारा रिसर्च हमारा डायरेक्टर सर को और डिप्टी डायरेक्टर मैम को ये सारा जाता है, फिर उस पर आर&डी होकर के आपको कट ऑफ हमारी डीडीए की वेबसाइट पे अपलोड होता है। सर भी डे टू डे सारा अपडेट करते रहते हैं। आप उस वीडियो को भी देखते रहें उनके, ये कट ऑफ पेपर के बाद आपको सर ये जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाया है ये आपको बताएंगे। तो जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि कट ऑफ क्या आएगा। लेकिन एक आइडिया है कि कट ऑफ क्या है। कट ऑफ का मतलब है जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके कितने मार्क्स आए, उसके हिसाब से हम कट ऑफ बनाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इस बात को नहीं जानते, ये हमारा जो इस सब्जेक्ट का यूपीएससी डिसाइड करती है, इस सब्जेक्ट में इतना परसेंट होना मैंडेटरी है। इस चीज को अगर आप गौर नहीं करेंगे, पेपर लगातार आप करते चले जा रहे हैं, हो सकता है इंग्लिश सेक्शन आपने छुआ ही नहीं इंग्लिश का, और पूरा पेपर सेकंड वाला पूरा सॉल्व किया और आपके मार्क्स तो कट ऑफ से ऊपर पहुंच गए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने इंग्लिश वाले सेक्शन का जो क्राइटेरिया है 25%, 30%, 20%, उसको कट नहीं क्रॉस किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो पेपर देते समय ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ध्यान देनी है। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? अभी थोड़ा सा और इस पे थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। देखिए मैं 2010 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ और 2010 से जो भी अभी हमारा एनडीए का प्रीवियस कट ऑफ आया, उसका हमने यहाँ की सारी टीम ने जो भी है, ये इस तरह से रिसर्च होता है पूरा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा 2010 में एनडीए फर्स्ट में जो कट ऑफ गया, वो 263 मार्क्स गया। एनडीए का जो सेकंड पेपर था, उसका मार्क्स गया 193। टोटल रिटन एग्जाम में 900 मार्क्स थे। और इन 900 मार्क्स में मैथ एंड गैट का जो पेपर था, दोनों को मिला के मैक्सिमम ये गया। अब यहाँ पर यूपीएससी डिसाइड करती है कि कितना परसेंट हर इस सब्जेक्ट का क्राइटेरिया लिया होगा। 20% भी ले सकती है, 25% भी ले सकती है, 30% भी ले सकती है और 35 भी ले सकती है। ये डिसाइड करता है यूपीएससी, राइट बेटा? अब इसी प्रकार से 2011 का अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर हमारा एनडीए 1 का आ रहा है 290, एनडीए 2 का आ रहा है 253। इसी प्रकार से 2012 में 333 एंड एनडीए 2 में 322। और अगला जो हमारा ईयर है उसमें आ रहा है 337 एंड 313। इसी तरीके से अगर आप देखते जाएंगे तो 2019 का जो कट ऑफ गया है 342 और 338 गया। अब 2019 पे हम देखते हैं तो यहाँ पर मिनिमम इस सब्जेक्ट में, एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में 25% आपका होना चाहिए। और जो लास्ट रिटन एग्जाम का आपका स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, उसके मार्क्स आए थे फर्स्ट वाले में 342। ये बात समझ में आ गई? इस सब्जेक्ट, इसीलिए हर सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। कुछ बच्चों को बहुत अच्छा मैथ लग रहा हो, केवल रात दिन मैथ ही पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज ये मैसेज देना है आपको कि आपको हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से करना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सेकंड पेपर में 1 घंटे बाद नींद आने लगती है। नहीं बेटा, ये आपके डेली लाइफ का है सेकंड पेपर। बहुत सारी चीज़ें आप डेली लाइफ में देखते हैं। जीएस है, साइंस है, उसको भी आपको पढ़ना है। और अगर आप उसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन आपको आएगा। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन को करने हैं, कोशिश करनी है वहाँ पर क्या है।
तो हर सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या ये आपको जो एनडीए एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क एनालिसिस जो हमने किया, वो आपको समझ में आया किस तरह से जा रहा है? अगर आप इस आइडिया को देखें, लगभग 41% के अराउंड एवरी ईयर जा रहा है। अगर इसका आप मीन निकालें तो लगभग 41% के अराउंड ये हमारा एनडीए का कट ऑफ जा रहा है। अगर इस सब्जेक्ट में हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि 25% यूपीएससी ने डिसाइड किया इस सब्जेक्ट में आए, तो उसके अकॉर्डिंग ये 41, 42 के अकॉर्डिंग अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे तो ये जा रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है। आप आराम से अगर सोचें, प्रॉपर तरीके से पेपर को करें, तो बहुत ही ईज़ी तरीके से आप पेपर क्रैक कर सकते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं हम कुछ और इसमें। देखिए, जो 2019 में यूपीएससी ने निकाला था, तो उसमें वैकेंसीज़ कितनी थी हमारी 392। क्लियर हो गई पिक्चर? अब उसमें जो मिनिमम क्वालीफाई स्टैंडर्ड जो रिटन एग्जाम का था 900 में, वो 342 आया। और इस सब्जेक्ट में 25% होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 41 42 के अराउंड ये हमारा एवरेज जा रहा है। ये कट ऑफ गया। अब आपसे मैं पूछूं कि बेटा, आपका एग्जाम हुआ और उस एग्जाम के बाद क्या कट ऑफ है, तो आप यहाँ पर एक एवरेज आप खुद निकाल सकते हैं। बाकी हमारी टीम यहाँ पर एग्जाम्स के बाद इस कट ऑफ को आपको बताएगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं मैथ के सेशन में। क्या बच्चों, ये मेरा जो कट ऑफ एनालिसिस था आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ? आपको सब कुछ समझ में आया क्या था? अब एक चीज और है, टाई अप कंडीशन के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत बच्चों के ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर, ये दो बच्चों के अगर इक्वल मार्क्स आ गए तो क्या क्राइटेरिया रहता है? तो उसके बारे में भी कुछ प्रिंसिपल हमारे दिए हैं यूपीएससी कमीशन ने। तो उसने बताया है कि अगर किन्हीं दो बच्चों के सेम मार्क्स आ जाते हैं, सेम मार्क्स का मतलब है जो फाइनल रिजल्ट है आपका 1800 का, मान लीजिए 750 आ गए रिटन एग्जाम्स का, और एसएसबी का, दोनों का 750 आ गया मार्क्स दो बच्चों के, तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जिस बच्चे के रिटर्न में ज्यादा है उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लीजिए रिटर्न में भी दोनों के सेम आ गए, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जो सेकंड वाला पेपर है रिटर्न का, आपका जीएटी का, जनरल एबिलिटी टेस्ट का, उसमें जिसमें ज्यादा मार्क्स है उसको प्रायोरिटी जाएगी। मान लीजिए सपोज दोनों के पेपर जीएटी का भी नंबर सेम आ गए, तो प्रायोरिटी दी जाएगी कि किस बच्चा की एज ज्यादा है, वो हायर रैंक उसको मिलेगी। इसी तरीके से ये सारे नॉर्म्स हैं और ये अपडेट भी होते रहते हैं। हमारे वेबसाइट को आप दून डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट में रेगुलर आप अटैच में रहें। हमारे डायरेक्टर सर हर एक नई चीज जो भी यूपीएससी नई चीज बताती है, नया फॉर्म्स आता है, सब कुछ वेबसाइट में अपडेट करती रहती है। इसीलिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपडेट रहें। जो बच्चा अपडेट रहता है वो काफी अवेयर रहता है। तो अवेयर रहना आपको बहुत जरूरी है। कोई अब कोरोना कॉल चल रहा है, इस बार 2 पेपर एक साथ कंबाइंड हो रहे हैं, कोई नया नॉर्म्स आए, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने मैथ्स के नए सेशन में वापस आते हैं। तो बच्चों, ये मेरा जो छोटा-सा एनडीए का कट ऑफ सेशन था, ये आपको कैसा लगा? अब आगे आते हैं मैथमेटिक्स का सेशन, जिसमें हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन फॉर एनडीए रिटन एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपका मोटिवेशन रहे और आपको पेपर करने का क्राइटेरिया निकालना है। तो कट ऑफ से आपको ये पता लगा कि हमको हर सब्जेक्ट को टच करना है। एक क्राइटेरिया को आपको हमें टच करना है कि 25% हर सब्जेक्ट में लेके आने हैं और बैलेंस भी बनना है। एक मिनिमम 41, 42 मिनिमम आपको लाना ही लाना है, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस हिसाब से आपको पेपर देना है। ठीक है? बेटा, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का सेशन, जो मेरा मेन यहाँ पे मोटो है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करते हैं। सब लोग रेडी हैं? एक बार देखते हैं कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज के मैथमेटिक्स के सेशन में हम कुछ बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ मिडिल और कुछ हाई, तीनों क्राइटेरिया के क्वेश्चन ले रहे हैं। अब तो पेपर है आपका 6 तारीख को, तो आज देखते हैं बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है। बहुत इजी भी है, जो आप देखते ही मेंटल आंसर भी दे देंगे। कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको सोचना भी पड़ेगा, कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको पेन और कॉपी ले करके बैठना भी पड़ेगा, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आज इस सारे सामंजस्य को बैलेंस बनाते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी इसी सारे आपको सीखने को मिलेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। राइट बेटा?
चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्वेश्चन आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को देखा और कई सारे बच्चों को इसका आंसर भी मालूम होगा कि ए, बी, सी, डी में क्या है। कई बार प्रैक्टिस की है। बोर्ड में भी की है, 11-12 में भी किया है आपने और कई सारे आपकी बुक्स में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि आपके एनडीए के एग्ज़ाम में पास्कल लॉ का प्रॉब्लम हर 2 ईयर में रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पास्कल लॉ सीखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी करेंगे, पास्कल्स लॉ भी करेंगे। जिन बच्चों को आता है वो अपना सॉल्व करें और जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे और दोनों बैलेंस बना के चलते हैं। कुछ अभी स्टार्टिंग में ईज़ी से चल रहे हैं, धीरे-धीरे लेवल इसका बढ़ेगा क्वेश्चन का। इंटरेस्ट बनाए रखें, जुड़े रहें लास्ट तक। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कितने बच्चों का आंसर आ गया? मैं वेट करूँगा। कितने बच्चों का आंसर आया? सही जवाब आ रहा है, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। भानु वर्मा सी, अंकुर प्रजापति सी, कई बच्चों का सी आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा, पास्कल लॉ आपको क्लियर है। अब देखिए रटना नहीं है, यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, कुछ और वेरिएशन हो सकता है। तो इसको तो आपने प्रैक्टिस किया होगा, इस क्वेश्चन को कई बुक्स में अवेलेबल है तो आंसर आ गया। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, जिनको नहीं मालूम है मैं उनको सॉल्व करके बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं, आगे और अच्छी-अच्छी वैराइटीज आने वाली हैं, इसमें आपको पेन भी चलाना पड़ेगा। लास्ट तक बने रहें, राइट? चलिए, देखिए पास्कल्स लॉ होता क्या है? सबसे पहले देखेंगे NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR. That is very important law in permutation and combination. Pascal's law. ये हर बच्चे को पता होगा। इसकी पहचान क्या है? ऊपर के ये वेरिएबल सेम होने चाहिए, नीचे के वेरिएबल कॉन्जुगेट होने चाहिए। ऊपर की वैल्यू में +1 कर देंगे, नीचे जो ग्रेटर वैल्यू है इन दोनों में से उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ये पास्कल लॉ है। क्या ये आपको बात समझ में आ गई बेटा? तो इसको देखते हैं बेटा। पास्कल लॉ नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिग्मा को ब्रेक करेंगे। तो सिग्मा ब्रेक करने के बाद क्या आएगा हमारा? जे की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हमारा बनेगा जा करके 1 डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 51 सी 51 C3 फिर 2 डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा? 50 C3 फिर 3 डालेंगे तो कितना बनेगा? 41 C3 48 C3 47 C3। ये लूप कितने बार चल रहा है? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 टाइम्स। और एक पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है? 47 C4। अब देखिए पास्कल लॉ यहाँ लग रहा है। वेरी सिंपल बेटा। ऊपर की वैल्यू सेम है, नीचे की वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव है। बड़ी वैल्यू कौन है? 3 या 4? तो ये क्या वैल्यू देगा हमारा? 48 C4, नेक्स्ट 48 C3, 49 C3 and next 50 C3 and next 51 C3। फिर देखिए अगेन पास्कल लॉ लग रहा है तो बेटा क्या वैल्यू आएगी? 49 C4, 49 C3 and 50 C3 and 51 C3। अगेन देखिए फिर पास्कल लॉ लग रहा है तो क्या आएगा बेटा ये हमारा यहाँ पर 50 C4, 50 C3 एंड 51 C3। अगेन पास्कल लॉ लग रहा है तो क्या आएगा? 51 C3। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक बन के आया 51 C3 प्लस 51 C4। अगेन पास्कल लॉ लग रहा है तो इसका करेक्ट आंसर आया 52 C4। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या आया हमारा? नेक्स्ट सी आंसर। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया सी इज द राइट आंसर। एक बार देखते हैं सही आंसर क्या है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, इसको हम ध्यान देंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग में हम बेसिक ले रहे हैं। तो इसको देखते हैं। 11-12 में बहुत किया,
बहुत बार एनडीए में इस टाइप की वैरायटीज आई हैं, इसको ध्यान देते हैं। एक बार इसका जवाब दें बेटा आप लोग, क्या आंसर आएगा इसका? फिर हम सॉल्व करेंगे। नीरज सागर डी आंसर आया है। कन्हैया राणा बी। महस पांडे डी। अभिषेक कुमार बी। शोभित कुमार बी। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, बहुत करीबी आंसर है। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यहां पर छुपी हुई है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको दिख रहा है, ये इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हम इस लूप को चलाते हैं। लूप को चलाने के बाद क्या बनेगा हमारा, आर की वैल्यू 1 पे रखेंगे तो क्या बनेगा, F1। फिर इंक्रीमेंट होगा F2, F3 एंड देन डैट डैट डैश Fn तक जाएगा। क्या इतनी पीछे क्लियर हो गई? अब हमारी रिक्वायरमेंट है, हमको F1 मालूम होना चाहिए, F2 मालूम होना चाहिए, F3 मालूम होना चाहिए एंड Fn मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन ने आपको सिर्फ F1 दिया है, कितना दिया है, 7। तो इसकी जगह F1 की जगह मैंने कितना रख दिया, 7। अगली इंफॉर्मेशन F2 हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए इसने क्लू दिया है Fx प्लस वाई इज इक्वल टू Fx प्लस Fy। तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है Fx प्लस वाई इज इक्वल टू Fx प्लस Fy। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कई बार एग्जाम में यहाँ मल्टीप्लाई भी आ सकता है या कुछ और भी यहाँ डेफिनेशन चेंज कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी सीरीज पूरी चेंज हो जाएगी। ये अवेयर रहने की जरूरत है कि यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है तो एपी बन सकता है, मल्टीप्लाई है तो जीपी बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगेंगे। ये एक नॉलेज। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन में हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमको चाहिए F2 की वैल्यू। तो F2 को हम कैसे लिख सकते हैं, F1 प्लस 1, एम राइट। F2 को 1 प्लस 1, और इस डेफिनेशन से 1 प्लस 1 क्या देगा, F1 प्लस F1। और F1 की वैल्यू इंफॉर्मेशन कितनी है, 7 प्लस 7 दैट इज 14। तो यहां पर F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14। सिमिलरली F3 निकालेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा और 14 प्लस 7 21, और ये एक हमारी सीरीज बन गई n टर्म्स तक। बच्चों समझ में आ गई? अब इस सीरीज को आप देखें तो ये एपीजीपी का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट वे में फंक्शन को इन्वॉल्व करके एपीजीपी का क्वेश्चन दिया गया, राइट। अब यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला लगेगा, सम का फॉर्मूला एपी का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको सॉल्व किया, n/2 14 प्लस 7n-7, और ये जा करके हमारा आंसर देगा n/2, और ये हो गया 7n प्लस 7, और 7 हमने कॉमन निकाला तो राइट आंसर आया 7n/2 और n प्लस 1, दैट इज द राइट आंसर। तो बेटा यहाँ पर कौन सा आंसर सही दिख रहा है, कई बच्चों ने ए बताया, कई ने बी बताया, इसका राइट आंसर दिख रहा है डी दिख रहा है। एक बार चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। क्या ये मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर। बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अभी, और देखते हैं हर वैरायटी आज यहाँ लेंगे, लो भी, मिडिल भी और हाई भी लेंगे। इसको ध्यान देना, और यही बैलेंस आपको पेपर में बनाना है। हर टाइप की वैरायटी आएगी, लो भी आएगी, मिडिल भी आएगी और हाई भी आएगी। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार इसको ट्राई करें, देखिए क्या आंसर आता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ? यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बेटा, इतना तो इंग्लिश आप जानते होंगे, हिंदी वाले बच्चे भी। कह रहा है यदि एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार से है कि एक इक्वेशन दी गई है, तो कह रहा है ए का प्रतिलोम इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए कितने बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं, ये देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है।
प्लीज इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए, अच्छी तैयारी है। बहुत सारे बच्चों के आंसर बी आ रहे हैं। अभी लो लेवल चल रहा है, अभी क्वेश्चन के थोड़े लेवल बढ़ेंगे। लास्ट तक लगे रहें, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखें। ठीक है बेटा। चलिए, एक बच्चा अभिजीत सिंह ए आंसर बोल रहा है, कहीं उसकी मिस्टेक हुई है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनको मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, क्या क्राइटेरिया होता है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैट्रिक्स में एक चीज जानना जरूरी है। इनवर्स में ए इंटू ए इनवर्स, वो किसके बराबर होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। और ए का अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर ए देता है। इसी प्रकार से ए इनवर्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? ए इनवर्स आता है। ये छोटे से बेसिक रूल है, सबने पढ़े थे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कभी भी इस टाइप की कोई इक्वेशन आए और ए इनवर्स पूछे तो इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है उसको वन साइड कर लो, बाकी सबको राइट साइड ट्रांसफर कर दो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर मैंने लिया आई इज इक्वल टू, ये आई कौन सा है? ये वाला आई। बाकी वैल्यू जो है यहां से यहां तक की, ये उधर ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ये क्या बचेगी जरा बताएंगे? -3a² -2a² -5a। क्या इतनी बात समझ पाओगे बेटा? कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, 5 आई है तो 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक तरफ बचाएंगे, बाकी सबको राइट में हम ट्रांसफर कर देंगे। क्या इतना समझ पा गया? अब देखिए, दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए इनवर्स का, तो ये -3a² इंटू a पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स किया, -2a इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब रूल्स देखिए बेटा, a इंटू ए इनवर्स क्या देता है? आई। क्लियर है? यहाँ पर ए स्क्वायर था 3a³, ये ए स्क्वायर है तो इसको a इनवर्स देखेंगे। ये ए स्क्वायर है और ये हमारा a इंटू ए इनवर्स है, ये हमारा a इंटू ए इनवर्स है। ये तीनों वैल्यूज क्या बन गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और i इंटू ए इनवर्स क्या होगा? a इनवर्स इज इक्वल टू -3a² -2a। ठीक है बेटा, और ये तो i हो जाएगा और -5i। आई इंटू ए तो ए बन जाएगा, आई इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू अगर हम माइनस कॉमन लें तो 3a² +2a +5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका राइट आंसर आना चाहिए बी इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बी दिया है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बेटा देखते हैं इसका आंसर सही क्या है। बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, अभी बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो हम उसको अभी आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा भी, उसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने आती है, बहुत ज्यादा पीएनसी का क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। देखिए 12 बिंदु हैं जिसमें से 7 बिंदु संरेख हैं। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले तो समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर 12 बिंदुओं में से 7 बिंदु संरेख हैं तो कितने त्रिभुज बनेंगे? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा बेटा क्या है। हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 12। और ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 3। इसका आंसर पहले कोई दे रहा है बेटा? निकाल दिया है बच्चे ने, स्टार क्रिकेट। एक बच्चा है वो 185 आंसर बोल रहा है। और कोई आंसर दे रहा है इसका? कई बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, लो लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, अच्छी तैयारी है बेटा आपकी।
पंकज कुमार सी आंसर। चलिए, तो टोटल पॉइंट्स हैं 12 और 7 पॉइंट्स उसमें से क्या है, कोलिनियर है। तो टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं 12C3 और उनमें से जो कोलिनियर यानी संरेख वाले बिंदु हैं उनको हटाने पड़ेंगे, तो -7C3 और इसकी कैलकुलेशन तो आपको आती है, इसको हमने बेसिक सीखा है आपने। 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 -7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये 12 220 -35 और इसका आंसर 185 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसका करेक्ट आंसर आ गया 185 इज द राइट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गई। आगे बढ़ते हैं बेटा इसको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत सिली सा क्वेश्चन है, मेंटल कैलकुलेशन बेटा। अगर आप पेन भी ना चलाएं तो आप डायरेक्ट इसके आंसर्स बता सकता है। इसको ध्यान दें, छोटी छोटी बातें हैं। अभी इसको आगे देखते हैं। क्या आंसर जल्दी बताएं बेटा, देखना चाहता हूं कैसी तैयारी चल रही है आपकी। शोभित कुमार 1 आंसर आया है। महेश पांडे 1, सुरेंद्र चक्रवर्ती 1, 1 मतलब सी। देखिए जब इतने हल्के क्वेश्चनों के आंसर रॉन्ग हो जाए तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। निशांत आनंद सी। एक बच्चा अब आया है जिसका आंसर आ रहा है डी, प्रिंस रंजन। एक टेक्निकल लकी है जिसने डी आंसर बताया। अब कुछ बच्चों ने सॉल्व करना शुरू किया, अब उनके आंसर चेंज हुए, डी आंसर आ रहा है। देखते हैं। देखिए कितनी सिली मिस्टेक्स होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आता है। इसको ध्यान देंगे। इसका अगर हम सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स प्लस वाई का, तो क्या होगा, कॉज एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का दोबारा करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और लॉग एक्स प्लस वाई का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का दोबारा चैन रूल से करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी। लेकिन यहाँ कितनी सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। जैसे कभी कभी बच्चों की एक प्रैक्टिस होती है कि लिखा है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। ये कितनी सिली मिस्टेक करते हैं, x से x स्क्वायर काट देते हैं। बेटा ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, बचपन में करते थे। हमेशा प्रैक्टिस करनी है 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0 और यहाँ पर x कॉमन लेंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको क्लियर करनी है। अब x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 0 आएगी और एक x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। तो ये इधर ला करके ट्रांसफर करके कॉमन लेके दो इसके वैल्यूज आएंगे। अब यहाँ पे इसको अगर आपने इससे काट दिया, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो बच्चे क्या आएगा हमारा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर बचेगी कॉमन आकर के इक्वल टू 0 और ये 0 में ट्रांसफर होगा तो हमारा फाइनल आंसर आया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। बहुत सिली क्वेश्चन था। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर, बहुत सारे बच्चों ने डी बताया, तो उनका सही आंसर है डी इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी ध्यान से देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है डी। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। कह रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समकोणिक अतपरवलय की उत्केंद्रता ज्ञात करो। बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बेटा आंसर मारे इसका।
अंकुश कुमार डी, 00 बी, ऋत्विक पवार बी, विवेक गुज्जर बी आंसर आ रहा है। आकाश गुप्ता √2, कुछ का डी कुछ का सी। चलिए देखिए यही छोटी छोटी मिस्टेक है, इतने सिली क्वेश्चन अगर आपके हाथ से चले गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी बेटा। तो पहले बेसिक चीजों को बहुत ध्यान देते हैं, बहुत अभी बहुत ही ज्यादा छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं। ये सब तो बिल्कुल एग्जाम से पहले तो आपके टिप्स में होने चाहिए बेटा। अगर इसमें मिस्टेक्स हो रही है तो बहुत गलत बात है बेटा, बहुत अच्छी तैयारी करनी है आपको। ठीक है, चलिए ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर अतिपरवल है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है तो वो बन जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हमारा एक फॉर्म है। अब यहाँ पर उत्केंद्रता यानी कि सेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये सेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। क्या बच्चे समझ में आया? अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो बी और ए इक्वल है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1 और ये कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर -1, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया, तो ई की वैल्यू आ गई हमारी √2। डिस्टेंस है √2 आ गई। अब याद रखना बेटा, कभी भी यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी क्या है, तो ये ऑलवेज √2 आएगी। रीजन, कई बार ये क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 4 लिख दिया, कोई और डेटा भी लिख सकता है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ माइनस लगा है तो ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और इसकी एसेंट्रिसिटी ऑलवेज कितनी आएगी? √2 आएगी। ये बात ध्यान देना, या तो लैंग्वेज फॉर्म में आएगा या कोई फॉर्म लिख देगा तो आपकी एसेंट्रिसिटी क्या लिख के आनी है? √2 लिख के आनी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एग्जाम से 2 4 5 दिन पहले सब तो बहुत बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ऑल क्लियर? एक बार बोल के बताएं बेटा, ऑल क्लियर हो रहा है सब कुछ? सबको क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आती है। हाँ, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया। इसका आंसर बताएं क्या है? विवेक गुप्ता, सी आंसर आ रहा है। महेश पांडे सी, बिल्कुल सही आंसर आना शुरू हो गए हैं 3 बच्चों के, मुझे भी लग रहा है कि सी ही होना चाहिए। चलिए कुछ बेसिक बातें देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक लगा हुआ है। अगर कभी भी इक्वेशन ए इक्वल टू बी प्लस रूट सी लिखा है तो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करें, हमेशा रूट को सेपरेट कर लें, फिर स्क्वायर करेंगे तो रूट इजीली रिमूव हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट बहुत आसानी से हट जाएगा, तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है, जरा देखें जरा क्या लिखा हुआ है। ई की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, आपको ये सेपरेट रूट वाला पोर्शन अलग कर देना। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ई की पावर 2x प्लस वाई स्क्वायर -2y ई की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बचा 2y ई की पावर x बराबर, ये हमारा उधर गया तो ये बचा ई की पावर 2x-1। क्लियर? या हमारा y इज इक्वल टू 1/2
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। सिंपल कैलकुलेशन था। इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल देखते हैं बेटा, सही आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सी बताया है। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, सबको क्लियर हो रहा है? ओके, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चों को इसका आंसर भी याद होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं लगता है, सोचना पड़ता है, लैंग्वेज भी पढ़नी होती है। याद करने से बेटर है कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। इसको देखते हैं कौन बच्चा पहले बताता है। एक बार पेन चलाएं बेटा। पानी पीना। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। बी इज द राइट आंसर बताया बच्चों ने। चलिए समझते हैं। ये मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ट निम्नेश का क्वेश्चन है। इसको समझाते हैं। जो 11 12 का बच्चा इसको देख रहा है बेटा, उनके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आता है। तो इसको भी वो बच्चे बहुत ध्यान से देखें। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं हिंदी मीडियम में भी उनकी मदद करता हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है, इसलिए हिंदी में नहीं लिख पाया, लेकिन मैं बोल के आपको सुनाता हूँ। A box of maximum volume with top open is to be made by cutting out 4 equal square from 4 corner of a square tin sheet of side length a feet। कहने का मतलब क्या है? एक लोहे की चादर है। ये आपको दिख रही है लोहे की चादर? वैसे तो नहीं दिख रही, पेपर है। मान के चलो कि लोहे की चादर जिसकी लेंथ ए फीट है और ये वर्गाकार आकार की है। इंग्लिश वाले तो समझ रहे होंगे, मैं हिंदी वालों को समझा रहा हूँ। एक लोहे की चादर है जिसकी लंबाई ए फीट है और ये वर्ग के आकार की है। अब इसके चारों कॉर्नर से 4 वर्ग काटे गए। तो इसके काटने के बाद ये वर्ग कैसे बने बेटा? ध्यान से पढ़िए जरा। फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, तो उसको काट करके एक बिना ढक्कन का बक्सा बनाया गया है। तो जब इसको काट के चारों कॉर्नर से 4 वर्ग काटे गए, तो एक बिना ढक्कन का बक्सा बनाया गया। तो बक्सा कैसे बनेगा आपको समझ में आ रहा है? लैंग्वेज समझ में आ गई। अब ये बॉक्स बनाया गया है। अब कह रहा है इस बॉक्स का वॉल्यूम यानी आयतन महत्तम कब होगा? हम कितना पोर्शन कट करें कि इसका आयतन सबसे ज्यादा महत्तम होगा? इस बात को समझ में आ गया। ये बॉक्स आपको दिख रहा है बेटा, ये बिना टॉप बॉक्स है, ठीक है, टॉप नहीं है इसमें। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वॉल्यूम, ये क्यूबाइड बन रहा है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है इसको समझने की कोशिश करें। कि हमारा एक ये बॉक्स है और इसके चार सीट है, 3 सीट है और इसकी लेंथ है ए और इसके चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर कट किए गए हैं और इस सबकी साइड ए है और एक्स लेंथ का ये स्क्वायर चारों तरफ से काटा गया। अब इसको फ्लैप करके ये बॉक्स बनाया गया, तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो ये बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच। ये तो सबने पढ़ा होगा। तो लेंथ कितनी है? लेंथ देखें पूरी कितनी थी बेटा, अगर यहां से इस पेपर में देखें तो पूरी ए थी। इधर से एक्स कट गया, इधर से एक्स कट गया, तो ये लेंथ कितनी बचेगी आप गौर से देखें। तो ये बचेगा a माइनस टू एक्स और ब्रेथ कितनी है हमारी? a माइनस टू एक्स और हाइट कितनी है? x। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। अब हमारा मैक्सिमम मिनिमम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम अप्लाई करेंगे। पेपर देने जा रहे हैं तो इतना तो 11 12 का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो पहला स्टेप क्या करते थे? डी वी अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो a माइनस टू एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन a माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू। बड़ा क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता था dv ओवर dx इज इक्वल टू 0 और ये हमारा यहाँ पे देगा a माइनस टू एक्स, हमने कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया a माइनस टू एक्स और माइनस 4x और ये हमारा यहाँ पे दो वैल्यूज निकल के आई। तो ये बन के आया हमारा
a माइनस टू एक्स इंटू ए माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू निकल के आए। एक आई a बाई टू और एक आई a बाई सिक्स। और ये दोनों वैल्यू, इसके बाद हमें दोनों वैल्यू को चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव हमारे पास ऑप्शन होता था, लेकिन यहाँ कोई नीड नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। अब एक चीज जरा यहाँ कॉमन सेंस लगाएं, a बाई टू भी हमारा ऑप्शन में है, a बाई सिक्स भी है। अगर आप 3 सीट में a बाई टू इधर से कट किया, 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 तो 3 ही नहीं बची, तो आप बक्से का बनाओगे। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है मैक्सिमम के लिए। इसका सही आंसर क्या था? a बाई सिक्स इज द राइट आंसर। बेटा मैं रिकमेंड करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप याद करो, a बाई सिक्स। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आया, तो यहाँ a की जगह, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस a की जगह वैल्यू दे देता है। कभी एग्जाम में दिया गया a की वैल्यू 24, और अगर आपको इसका आंसर याद है कि a बाई सिक्स है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 24 बाई सिक्स, और इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया। बस इस a की जगह वैल्यू चेंज करता रहे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में हो जाएगा। इतना टाइम टेकिंग नहीं लेना है। तो इस तरह के रिजल्ट्स भी याद करने कभी कभी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो इसका कई बच्चों ने आंसर बताया, a बाई सिक्स इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। a बाई सिक्स इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसको देखें, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा एक इकाई का घनमूल है। तो कह रहा है 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। तो ए बी की वैल्यू इनमें से बतानी है। जल्दी से आंसर दें बेटा, इसका क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से दें आंसर। अभिषेक ओला सी आंसर बता रहे हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं किसका आंसर सही है। सबसे पहले तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ा होगा, 1 प्लस ओमेगा इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर इसको स्प्लिट करें, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमारा टोटल बेसिक। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब माइनस की पावर 7 ऑड है, ये निगेटिव ही देगा। माइनस ओमेगा की पावर 14 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। सिली कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। अब ओमेगा की पावर 14 को हम लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर बचा, और ये आ गया ए प्लस बी ओमेगा। ओके बेटा, अब आगे देखें, ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट क्या देता है यहाँ पर। ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट, अगर हम ओमेगा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालें, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 प्लस ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपने पुट की, तो माइनस पहले से था, और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ओके, अब कंपेयर कराएंगे। ओमेगा का कोफिशिएंट बी है, ओमेगा का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। तो इसका करेक्ट आंसर, जिन बच्चों ने बताया है बी, वो उसका सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सही करें, सिंपली होते हैं। कभी कभी प्लस माइनस की मिस्टेक से हमारे हाथ से क्वेश्चन निकल जाता है। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके हाथ से नहीं जाने चाहिए। प्लस माइनस की मिस्टेक से जो क्वेश्चन जाते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपके रिजल्ट को रोक देते हैं।
ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या था। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है, मेंटल कैलकुलेशन से भी ये क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान देते हैं बेटा। क्या है ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर बताएं क्या है। एक बच्चा पूछ रहा है पिछले क्वेश्चन में ऋत्विक कुमार ओमेगा की पावर 14 चेंज कैसे हुआ। बेटा ये तो बहुत सिंपल है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, ओमेगा की पावर 14 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 4 3 जा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। नहीं समझ में आया, स्प्लिटिंग तो आगे ना इंडिसेस में पड़ी थी। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओके। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई और ये बचा ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चा पूछ रहा है ओमेगा की पावर 4, पिछले क्वेश्चन में ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख दिया, तो ये उसका मैंने जवाब दिया है। चलिए हम इस क्वेश्चन में आते हैं, जब तक बड़ा इसका आंसर आप लोग दें। किसी का आंसर आया इस क्वेश्चन में। एग्जाम पास में है। कन्हैया राणा सी, अभिजीत सिंह ए, डी के सी आंसर बता रहे हैं। बेटा थोड़ी मेहनत की जरूरत है, जब अभी बेसिक क्वेश्चन, आप बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी इतने आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए बेटा। ऋतिक राज न्यू स्टूडेंट हैं बेटा, ये 12 में थोड़ा बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, थोड़ा दिमाग लगाएं, आपको बिल्कुल आंसर आएगा बेटा। बाकी आप यहाँ ज्वाइन करेंगे, आपको बताएंगे, हम सारा सिखाएंगे। आज का सेशन भी हम न्यू स्टूडेंट को भी ले रहे हैं और पुरानों की प्रैक्टिस देख रहे हैं, कितनी तैयारी है उनकी, मोटिवेट कर रहे हैं उनको। ऋतिक राज बोले ज्वाइन कैसे करना है बेटा, इतना आप दून डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे जाएं, सब कुछ सारा प्रोसीजर है, नंबर है, कॉल कीजिए, सब कुछ बता देंगे बेटा। अभी आप यहाँ क्लास लीजिए, आपको सारा मैसेज सर कांटेक्ट करेंगे आपसे। छोटा सा क्वेश्चन, इतना टाइम लग रहा है इसका आंसर, इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, अभी तक किसी बच्चे का आंसर सही नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। बेटा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होगा, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, बस इसका खेल था। और एक डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो रो इक्वल है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू, दो रो या दो कॉलम इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है 0। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम रफ में इस वैल्यू को ब्रेक करके देखते हैं क्या देता है। e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये लिखा हुआ ना आपको ये वैल्यू, तो इसको देखेंगे तो क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे समझ में आया, ये वैल्यू तो कट आंसर दिया, e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2। ऐसे नीचे वाला तोड़ेंगे तो इसमें माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सेम वे में इसको तोड़ेंगे तो ये भी इसी टाइप की वैल्यूज देगा, +2 और -2। जब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे R2 में, ये R3 में ले लेते हैं, R3 में R3 माइनस R2, इसको ब्रेक करने के बाद तो जरा देखें बड़ा इस लाइन में क्या आने वाला है। फर्स्ट में 1 1 1, सेकंड तो ऐसे सिमिलर रहेगी जैसी थी, सिमिलर रहेगी। और जब हम इसका स्क्वायर करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा बेटा, अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर 2 है, इस वाली जगह पर 2 है और इस वाले पे -2 है और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -4,
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 कॉमन निकालते हैं तो ये हमारी क्या वैल्यू देगी 1 1 1 और ये तो वैल्यू सेम रहेगी और यहाँ -4 कॉमन निकाला 1 1 1 ये आइडेंटिकल है ये आइडेंटिकल है इसका करेक्ट आंसर 0 और डिटरमिनेंट का ये करेक्ट आंसर यहाँ पर आना चाहिए था नन ऑफ दीज ये छोटे-छोटे क्वेश्चन बेटा आपको बहुत ज्यादा मेंटल कैलकुलेशन से होंगे केवल स्क्वायर तोड़ करके दो आइडेंटिकल वैल्यू केवल डरा रहा था ये क्वेश्चन डरना नहीं है थोड़ा सोचना है प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से आपका आंसर आएगा बच्चों समझ में आ रहा है सारा आपको चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका सही आंसर क्या है डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर 0 है ना कि ए ना बी है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं कि इस बच्चों की कितनी तैयारी है बहुत बेसिक रूट लेवल का इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में तो देखें कितने बच्चों का क्या आंसर आता है मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं बेटा इसको सोचने के लिए दिखाई करेंगे 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है और उसी बेसिक का क्वेश्चन है सिंपल सा एक बार ट्राई करके देखते हैं कुछ बच्चों के आंसर आना शुरू हो गए बहुत अच्छी स्पीड है उनकी अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए क्वेश्चन मुस्कुरा रहा है चलिए मैं सॉल्व करता हूँ देखिए सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 ये उधर ट्रांसफर होगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हमारा एक रिजल्ट बन के आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ये तो गिवन था ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन और हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा इस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करना है तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं बेटा यहाँ देखिए ये और इसका पेयर कुछ कॉमन आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है यहाँ बताएंगे आप साइन एक्स कॉमन आ रहा है क्या बचेगा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस कॉज की पावर 4x फिर दूसरा आप देखेंगे ये वाला डेटा और ये वाला डेटा इससे क्या कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स तो हमने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो ये बच्चा हमारा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस कॉज की पावर 4x ओके अब ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन निकलना है तो इसने हमको वैल्यू दी साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और हमारा नेक्स्ट आया कॉज स्क्वायर एक्स प्लस कॉज की पावर 4 इसकी वैल्यू बेटा कितनी दी गई है यहाँ पे देखें आप 1 ये तो 1 हो गया अब यहाँ पे इस रिजल्ट को सॉल्व करना है तो कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है साइन एक्स और कॉज की पावर 4x साइन स्क्वायर फिर अगेन ये भी क्या बन गया 1 1.1 इसका राइट आंसर जिन बच्चों ने डी बताया है उनका सही आंसर है 1 इज द राइट आंसर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है इसको देखते हैं बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन बढ़ाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कह रहा है ए की वैल्यू 0 से छोटी है हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुने और एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स एंड एस की वैल्यू जो है वो क्या कह रहा है निरंतर वर्धमान है तो इनमें से कौन सा ये ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए इसको कितने बच्चे बताते हैं क्या आंसर सही है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको देखें बेटा कितने बच्चे बता रहे हैं हिंदी वाले तो पूरा समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी का जवाब आया
चलिए सॉल्व करते हैं। शिवम का ए आंसर आया है। अभिजीत सिंह सी आंसर बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई फलन निरंतर हास्यमान होता है, बेसिक थ्योरी उसकी कंडीशन क्या बताई गई थी आपको? 12 क्लास में बताई गई थी। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये क्या आएगा हमारा? ई की पावर ए एक्स और ए एक्स का दोबारा ए, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एक्स इज ग्रेटर देन 0। डिफ्रेंसिएशन तो बेटा हर बच्चे को आता होगा इतना छोटा सा। अब यहाँ पर ए कॉमन लिया, ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ध्यान से देखेंगे, ये दे रहा है ए की वैल्यू 0 से लेस। जब भी नेगेटिव वैल्यू का हम मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटीज में, तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, इस जगह पर ये हो जाएगा, इधर इसको उधर ले जाएंगे, ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स इज लेस देन 0। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे। ई की पावर ए एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर ए एक्स इज लेस देन 0, और ई की पावर 2 ए एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर ए एक्स इज लेस देन 0। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पॉजिटिव वैल्यू है, जब उधर जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ई की पावर 2x माइनस 1 इज लेस देन 0, और या ई की पावर 2ax इज लेस देन 1, या e की पावर 2ax इज लेस देन e की पावर 0 1, या कंपेयर करेंगे तो 2ax इज लेस देन 0। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात, ये 2 पॉजिटिव वैल्यू है, उधर जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर ए अगेन क्या आ गया बेटा, ए अगेन क्या है, निगेटिव है, उधर जाएगा तो ये हमारा ए जो है उधर जाएगा, तो ये साइन चेंज कर देगा, तो x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए। सबको क्लियर हो गया? एक बार बताएं बेटा, क्लियर हो गया? इंटरेस्ट आ रहा है बेटा? सुबह से पढ़ रहे हैं आप लोग? एक बार मैसेज डालें, क्लियर हो रहा है बेटा, सब कुछ क्लियर? ओके, इसका सही आंसर ए इज द राइट आंसर है। और देखते हैं आगे, बहुत ही प्यारा वेक्टर का क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना है। तो थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से हमने थोड़े लो के लिए क्वेश्चन, फिर थोड़े हाई के लिए, अब थोड़े हम कैसे क्वेश्चन लेंगे, थोड़े से टेक्निकल, वैल्यूज चेंज हो जाती है। इस क्वेश्चन को और देखते हैं बड़ा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का डायग्राम तो हम मैंने बना दिया है, अभी मुझे बनाना है इसको। आप क्वेश्चन को समझें, हिंदी वाले समझें इसको क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ए बी सी डी जो है 4 बिंदु है, जिसमें ई और एफ ए सी और बी डी के मध्य बिंदु पर है। तो आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, इनमें से कौन सा सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कई बच्चों को आंसर याद भी हो जाता है। याद करने में बड़ी गड़बड़ है, कई बार अगर डेटा थोड़ा सा बदल दिया जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इसको देखें बेटा, क्या आंसर किसी को याद है, देखें कितने बच्चों को याद है इसका आंसर। मैथ तो वैसे याद करके नहीं होती, कुछ जगह रिजल्ट हैं जो याद किए जाते हैं, पूरी मैथ नहीं रटी जा सकती। तो कोई बच्चा इसका आंसर देना चाहेगा? मैं एक्सप्लेन करूं, थोड़ा टाइम लेगा ये समझाने में। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन का डायग्राम ये बना हुआ है, यहाँ समझ लेंगे। कह रहा है ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, और कह रहा है इनको ई और एफ, इनको मिलाने के बाद ई और एफ जो है वो ए सी और बी डी का मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो ए से सी को मिलाया, उसका मिड पॉइंट क्या है, ई, और
बी को डी से मिलाया तो उसका मिड पॉइंट क्या है? एफ। क्वेश्चन ने बोला है, इस बात को मैंने बताया। अब इसके बाद आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है ए बी प्लस सी बी प्लस सी डी प्लस ए डी, इन चारों का रिजल्ट आपको ई एफ या एफ ई के फॉर्म में, जो रेड लाइन दिख रही है इसके फॉर्म में आपको इस चारों का समेशन बताना है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो वेक्टर में आपको ये थोड़ी सा याद होगा, आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये ओ ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये हमारा सी हो गया, वेक्टर सी। सेक्शन फार्मूला तो क्या होता है, यहाँ तो अगर हमने सी को मिड पॉइंट एज्यूम किया तो वेक्टर सी निकालने का फार्मूला हो जाएगा बी प्लस ए बाई टू। अगर सेक्शन निकालना है तो m1, अगर ये हमने सेक्शन निकालना है तो एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये सबको क्लियर होगा बेटा, बेसिक है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। वेक्टर सी इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई टू या ए प्लस बी बाई टू, क्योंकि मिड पॉइंट है। ये सबको क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है, इसको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। इसको देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ देखना है, थोड़ा सा बड़ा अलर्ट होकर देखना है कि क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है। आपने दो पेयर लिए यहाँ पर, एक लिया ए बी और एक लिया ए डी, और दूसरा पेयर लिया मैंने सी बी एंड सी डी। अब डायग्राम में जरा देखें, यार एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। ट्रायंगल है ए डी बी, आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए डी बी, जिसमें मेरा पेन चल रहा है बेटा, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है। इस ट्रायंगल में एफ जो है वो क्या है? मिड पॉइंट। तो अगर हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा? ए एफ यहां लिख दूं मैं, ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में जो एफ पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। किसका? बी डी का। मिड पॉइंट है बी डी का। तो अगर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन आएगी? 2AF इज इक्वल टू AD प्लस AB। क्या ये बात समझ में आ गई? AD प्लस AP मिड पॉइंट का, ये ट्रायंगल आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरे ट्रायंगल में चल रहे हैं जिसमें पेन चल रहा है, जरा बड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको ट्रायंगल दिखाई देगा BCD, और इसमें ये जो F पॉइंट है इस ट्रायंगल में BD का क्या है? मिड पॉइंट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इन ट्रायंगल BCD, और हमारा F जो है इसमें भी मिड पॉइंट है, वो किसका है? BD का। बच्चे समझ में आया? अब वो ट्रायंगल वाला मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखेंगे। ये बनेगा हमारा 2CF, 2CF इज इक्वल टू CB प्लस CD। ये इंफॉर्मेशन आई, 2CF इज इक्वल टू CB प्लस CD। बच्चों समझ में आया? कि डैडी जी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा ध्यान से देखें, हमें AD प्लस AB की, AB प्लस AD की वैल्यू क्या मिली है? 2AF। ये 2, कलर चेंज कर देते हैं, ये 2AF मिल गई। और सेकंड इक्वेशन में CB प्लस CD, CB प्लस CD की क्या इंफॉर्मेशन मिली है? 2CF मिला। ओके बेटा, ये बात इस लाइन से ये मिली। अब यहां से 2 अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? AF प्लस CF। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी लिया है इसको ताकि आपको समझ पाए। अब हमारी इंफॉर्मेशन आंसर आ गया AF प्लस CF, लेकिन हमारे चारों ऑप्शन में AF प्लस CF नहीं है। सारे आंसर या तो FE या EF के फॉर्म में आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा FE या EF में। तो एक ट्रायंगल देखना जरा, ग्रीन लाइन वाला आपको ट्रायंगल दिखाई देगा, थोड़ा बारीकी का काम है। यहाँ देखेंगे आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। बच्चों समझ में आ रहा है ये ट्रायंगल? ये दिख रहा है आपको एक ट्रायंगल?
और ये इसका मिड पॉइंट ई है। अब अगली इंफॉर्मेशन, थोड़ा बोर्ड की कमी पड़ रही है यहाँ, समझेंगे। ये ट्रायंगल चल रहा है ए एफ और कौन सा सी। इसमें जो ई पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो अगर हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा जाकर के, एफ ए प्लस एफ सी बराबर 2FA। तो ये बन गया 2FE। अभी आपको क्लियर किया था मैंने स्टार्टिंग में, ये बनेगा FA प्लस FC। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। बेटा यहाँ AF प्लस CF है और हमारा आया FA प्लस FC। तो इसको रिवर्स मारेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस EF। यहां भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा AF माइनस कॉमन लिया और प्लस CF। बेटा समझ में आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें लाइन, ध्यान से देखें, ये AF प्लस CF की वैल्यू कितनी आई, 2EF आई। इस जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, 2 इंटू 2EF और ये मल्टीप्लाई होकर के कितना आएगा, 4EF हमारा ये आंसर आएगा। और इसका राइट आंसर क्या है, 4EF। तो बड़ा सिंपल ट्रायंगल इनइक्वालिटीज लग रही थी, हमारा ट्रायंगल का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग रहा था। तीन इक्वेशन बनी थी, एक ट्रायंगल ये रेड वाला, एक दूसरा और एक ये ट्रायंगल बन रहा था। इसके बाद इनको सम अप किया तो इसका ये आंसर आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लो भी आते हैं। मैंने हर तरह की वैरायटी आज आपको सॉल्व करके दिखाई है, मिडिल लेवल की, लो लेवल की और हाई लेवल की। क्या ये सेशन आपको समझ में आया बेटा? अभी और सारे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे एग्जाम से पहले। खूब प्रैक्टिस करो, खूब फॉर्मूला लगाओ। और इसी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। और मेरी तरफ से बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं एग्जाम्स की, अच्छी तरीके से एग्जाम्स देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा? हम्म? कमेंट करके बताएं एक बार। कई बच्चे अभी आए हुए हैं, लेट हो गए। बेटा ये वीडियो पड़ा रहेगा, आप उसको एक बार रिपीट करके देखें। सर आपका डायलॉग गर्दन, ये क्या है? क्लासरूम में जो नालायक बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ तो डायलॉग मारते हैं। क्लियर हो गया। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ क्लियर किए हैं। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।